और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। क्या आप भरोसा करेंगे कि आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी संगठन ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं? दरअसल एफएटीएफ की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है और इसमें भारत में हुए आतंकी हमलों का उदाहरण भी दिया गया है। इसके अलावा एफएटीएफ ने सरकार प्रायोजित आतंकवाद के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है। एफएटीएफ के इस कदम को आतंकवाद को लेकर भारत की एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपने कभी सोचा कि आतंकवादी कैसे अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एडवांस्ड तकनीक का सहारा लेते हैं? कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए आतंकवाद के लिए सामग्री खरीदी जाती है और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म्स के जरिए आतंकवाद के लिए भुगतान किया जाता है? दरअसल ये जानकारी आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भी छापी है। साथ ही इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने की भारत की कोशिशों को बड़ी सफलता मिली है। एफएटीएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पहली बार सरकारों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को एक अलग कैटेगरी में दर्ज किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में माना गया है कि देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। इसमें सरकारों द्वारा की जा रही आतंक की फंडिंग को वैश्विक शांति, सुरक्षा और क्षेत्रीय वित्तीय व राजनीतिक प्रणालियों के लिए दीर्घकालिक खतरा बताया गया है। भारत लंबे समय से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करता रहा है। अब एफएटीएफ ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए इसे अपनी रिपोर्ट में जगह दी है। हालांकि एफएटीएफ की रिपोर्ट में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को मिल रही वित्तीय और अन्य मदद की बात कही गई है। एफएटीएफ की इस रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी संगठनों का स्पष्ट जिक्र किया गया है। एफएटीएफ का कहना है कि भारत में आतंकवादी हमले के लिए सामग्री की खरीद में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट से विस्फोटक खरीदा गया था। वहीं 2022 में यूपी के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले में आतंकी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पेपैल के जरिए भुगतान किया गया था। साथ ही एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशन और क्राउड फंडिंग साइटों जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आतंकी फंडिंग के लिए तेजी से दुरुपयोग किया जा रहा है। एफएटीएफ ने दुनिया भर की सरकारों और डिजिटल कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे इन प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस उपाय करें। इसीलिए भारत आतंक के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म्स पर पैनी निगाह रखते हुए आतंकी फंडिंग का मुद्दा वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है। कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स घोषणा पत्र में भी सीमा पार आतंकवाद और टेरर फंडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया गया है। अब एफएटीएफ द्वारा भी राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बड़ा खतरा मानना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल आपके सामने ये रखेंगे कि एफएटीएफ की जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें काफ़ी सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। भारत में जो आतंकी हमले हुए हैं उसके भी उदाहरण दिए गए हैं। पुलवामा का उदाहरण दिया गया है, यूपी में जो गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ उसका उदाहरण दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये कहा गया है कि इसमें किस तरह से डिजिटल माध्यमों का उपयोग हो रहा है। जो बारूद या आरडीएक्स खरीद है वो ऑनलाइन हो रही है, उसके अलावा जो भुगतान है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? आलोक जी, भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि ये जो आतंक के जो घटनाएं हो रही हैं, इसको पहली चीज तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो पहली चीज तो ये है कि एफएटीएफ की ये रिपोर्ट में पूरा एक सेक्शन है जो राष्ट्र स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ऊपर है। दूसरा, ये बात काफी समय से हम लोग जानते थे कि डिजिटल माध्यमों का प्रयोग हो रहा है और अब इन डिजिटल माध्यमों के माध्यम से किस तरीके से भारत में गोरखनाथ मंदिर और अन्य घटनाओं में जो है पैसे ट्रांसफर हुए, पैसों का प्रयोग किया गया, चीजें खरीदी गई, आतंक के टूल्स को खरीदा गया। ये साफ साफ दर्शाता है कि जो भारत काफी समय से कह रहा था, अब धीरे धीरे उस बात को एफएटीएफ भी मान रहा है और इससे जो उंगली है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की ओर उठ रही है। जो जिसे हमेशा से हम भारत ने कहा है कि स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म है, तो भारत जो
विश्व के रंगमंच पर कई बार इस बात को कहता आ रहा है कि जो कई राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म, उस बात को अब मेरे ख्याल से FATF मान रहा है और आगे चलकर हो सकता है इसका अगर वो संज्ञान ले तो पाकिस्तान के ऊपर जो उनका शिकंजा है वो कसने लगे और शायद इसको ग्रे लिस्ट पे वापस पाकिस्तान को डाला जा सकता है। आलोक जी, जिस तरह से ये डिजिटल माध्यमों का उपयोग हो रहा है, चाहे आतंक के लिए चीज़ें खरीदने की बात हो या भुगतान करने की बात हो, ऐसे में इसको रोकने के लिए क्या एक ही देश की व्यवस्था काफ़ी होगी या इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है या बनानी होगी? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, डिजिटल माध्यमों में जहां नुकसान है वहां एक फायदा भी है। डिजिटल माध्यमों को ट्रैक करना आसान है अगर सभी देशों में एक आम सहमति हो कि इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ट्रैक किया जाएगा, उनके रिकॉर्ड्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर किए जाएंगे, तो इस तरीके से उनको जो स्रोत हैं उनको ट्रैक भी किया जा सकता है। और इसके लिए एक आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और FATF का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे कि जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोका जा सके। तो मेरे ख्याल से FATF को इसको आगे बढ़ाना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान होने चाहिए उनको लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। आलोक जी, FATF तो मौजूद है, उसके अलावा क्या दूसरी वैश्विक व्यवस्थाओं की ज़रूरत होगी? जिस तरह से तकनीकी आ रही है और तकनीकी इन्वॉल्व हो रही है हर चीज़ में, आतंकवाद में भी अब तकनीकी इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या ये आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई वैश्विक व्यवस्था इस तरह की है या बनानी है? तो उसके लिए क्या कुछ अभी करने की ज़रूरत है? देखिए, FATF तो सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग की तरफ ध्यान दे रहा है। अगर हमें डिजिटल माध्यमों के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनानी है, तो उसमें हमें तकनीकी रूप से जो सक्षम लोग हैं उनकी एक संस्था बनाने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे आप व्यापार के लिए आपने WTO बनाया, इस तरीके से आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए ग्लोबल कोई माध्यम या कुछ संस्था का निर्माण किया जा सकता है। पर इसके लिए वैश्विक FATF अगर शुरुआत करे, क्योंकि FATF की रिपोर्ट जो है इस बात के लिए शुरुआत होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में इसकी जरूरत है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसका प्रयोग जब एक तरफ वो लाखों लोगों की जिंदगी को सुगम बना रहा है और सरल बना रहा है, साथ ही साथ इसका प्रयोग आतंकवादी और गैर कानूनी संस्थाएं जो है इसके मनी ट्रांसफरिंग के लिए और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी कर रही हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि इसमें पूरी पारदर्शिता है, और उस पारदर्शिता को लाने के लिए शायद इस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी रूप से सक्षम लोग इन ट्रांजैक्शंस को बिना प्राइवेसी को खत्म करे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति की निजता खत्म हो जाए, लेकिन जहां आतंक का मुद्दा हो वहां आतंक के स्रोत से उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो लाइंस हैं वो ट्रेस की जा सकती है। किससे आशा की जा सकती है? क्या संयुक्त राष्ट्र से इस तरह की कोई आशा की जा सकती है? क्योंकि अभी तक तो चाहे आतंकवाद से लड़ने की बात हो या दूसरे इस तरह के मामले हों, उसमें देशों और देशों के बीच में समझौते ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं आजकल। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता वैसी रह भी नहीं गई। तो ऐसे में जब तकनीकी इन्वॉल्व हो रही है और आधुनिक तकनीकें आतंकवाद में भी आ रही हैं, तो संयुक्त राष्ट्र या इंटरपोल जैसी संस्थाओं से कुछ आशा की जा सकती है इसको लेकर के? देखिए, दुर्भाग्य से पिछले कई सालों से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोती चली जा रही हैं। अब देखिए, जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो अमेरिका ने यूनिलैटरली स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर दिया, उसके जो पैसे थे उसको भी जब्त कर लिया। तो अब उस WTO पिछले कई सालों से एक डिफंक्ट बॉडी की तरह काम कर रहा है। तो जब इस तरीके की संस्थाएं पहले ही निष्क्रिय हो गई हैं, तो अब मुझे लगता नहीं कि संयुक्त राष्ट्र अगर पहल करेगा तो कोशिश की जा सकती है, पर जब तक दुनिया के अधिकांश राष्ट्र इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि इसकी आवश्यकता है, और इसीलिए ये FATF की जो रिपोर्ट है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये FATF की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है कोशिश कर सकता है
कि हमें एक इस तरीके की व्यवस्था की आवश्यकता है और जिसके लिए एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि आगे चलकर इस तरीके के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको ट्रैक किया जा सके। आलोक जी, इस रिपोर्ट का एक और पहलू यह है कि पहली बार जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, या हम कहें कि जो सरकारें आतंकवाद को समर्थन करती हैं, उसको एक अलग श्रेणी में रखा गया है। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत काफी समय से इसी बात को कह रहा है। हम काफी समय से ये कह रहे हैं कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसने अपने विदेश नीति का एक अभिन्न अंग बना लिया है कि हम आतंकवाद को स्पॉन्सर करेंगे, और दुनिया अभी तक इसके ऊपर उतना संज्ञान नहीं ले रही थी। पर यह बहुत अच्छी बात है कि FATF ने इसके ऊपर एक पूरा सेक्शन बनाया है, और ऐसे राष्ट्र जो कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आतंक को समर्थन दे रहे हैं और उसका पोषण कर रहे हैं, अब उनकी जो गतिविधियां हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से उनका संज्ञान लिया जा सकेगा। आलोक जी, भारत लगातार चाहे FATF हो या दूसरी संस्थाओं के सामने इस तरह के मामले उठाते रहा था, तो अब ये एक अलग से कैटेगरी बना देना स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की, ये भारत की कहीं ना कहीं कूटनीतिक जीत कहा जा सकता है इसको? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम वो राष्ट्र थे जो हमेशा से इस बात को कहते थे कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो खत्म होना चाहिए, और इसके बारे में दुनिया को जितना ज्यादा जागृत भारत ने किया, शायद किसी अन्य राष्ट्र ने नहीं किया। और अब FATF ने अपनी रिपोर्ट में जो एक अगला अलग सेक्शन बना दिया है इसके ऊपर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये भारत की एक तरीके से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन